गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिका रमोला नेगी, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप लोगों को कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के कुछ पाठ पढ़ाऊंगी और आशा करूंगी कि आप ध्यान से इन पाठों को पढ़ेंगे। तो पहला पाठ जो हमने पढ़ना है वो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध के दौर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी ताकि आपको शीत युद्ध समझने में आसानी हो। शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, इससे पहले हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी क्या घटनाएं हो रही थी कि शीत युद्ध वाली स्थिति आई। तो आप सभी जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक हुआ और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। पहले विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1919 में तो एक लीग ऑफ नेशन बना जिसका उद्देश्य था कि विश्व में शांति बनी रहे और दूसरा विश्व युद्ध ना हो। हालांकि यह लीग ऑफ नेशन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में जो हमारा विश्व था वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, दो भागों में बटा था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन आ रहे थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो देश थे ये मित्र राष्ट्र थे। और धुरी राष्ट्र में 3 राष्ट्र थे, जर्मनी, जापान और इटली। आप लोगों को बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, 1939 से 1945 तक। और दूसरे विश्व युद्ध में विश्व जो है 2 भागों में बटा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली। इससे बहुत बार प्रश्न आए हैं हमारे उत्तराखंड बोर्ड में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि धुरी राष्ट्र, कोई 2 धुरी राष्ट्र बताइए या कोई 2 मित्र राष्ट्र बताइए। तो आप लोगों को ये आना चाहिए। अब क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में और 1945 में विश्व युद्ध तो समाप्त हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम से हमला किया जाता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर, लिटिल बॉय और फैटमैन के नामों से। लेकिन इसकी सूचना, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही मित्र राष्ट्र में होते हैं, सोवियत संघ को नहीं होती है कि अमेरिका जो है जापान पर परमाणु हमला करने जा रहा है। और ना ही सोवियत संघ को ये बात पता होती है कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार हैं। तो इस तरीके से अमेरिका जापान पर परमाणु हमला करके अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित तो कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या आ जाती है, एक दरार आ जाती है, एक अविश्वास की स्थिति आ जाती है, एक तनाव की स्थिति आ जाती है। और यही तनाव की स्थिति 1945 के बाद 1991 तक शीत युद्ध के दौर के रूप में देखी जाती है। अगर अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी कुछ इस तरीके से है कि शीत युद्ध का अर्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति बनती है कि ऐसा लगता है युद्ध होकर रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं होता। इस स्थिति में युद्ध की पूरी संभावना होती है, समझ रहे हो। तो 2 गुटों में जो है हमारा विश्व बढ़ गया था। एक जो गुट था उसको हम पूंजीवादी गुट कह सकते हैं और एक गुट जो था साम्यवादी गुट कहलाया। पूंजीवादी गुट में कौन था? अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज थी उसमें। और साम्यवादी गुट में कौन था? सोवियत संघ, चीन। मतलब सोवियत संघ के जो 7 राष्ट्र थे वो किस तरफ आए? साम्यवादी गुट में। तो इन दोनों गुटों में इसमें साम्यवादी गुट में बहुत सारे यूरोप के देश भी थे। तो धीरे धीरे इधर अमेरिका अपने गुट को बड़ा करता जा रहा था और उधर सोवियत संघ अपने गुट को बड़ा करता जा रहा था। तो दोनों गुटों के बीच में इनके नेता राष्ट्र कौन थे? पूंजीवादी गुट का नेता राष्ट्र था अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता राष्ट्र कौन था? सोवियत संघ। तो दोनों के बीच में डर की स्थिति थी, तनाव की स्थिति थी, संघर्ष की स्थिति थी। ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं होता। और इसी स्थिति को 1945 से 1991 के बीच में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की इस तनातनी की स्थिति को, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के बीच की इस प्रतिद्वंदी स्थिति को ही क्या कहा गया? हमारे विश्व राजनीति में शीत युद्ध के नाम से जाना गया। अब यहाँ पर आपने 2 शब्द सुन रहे हो आप लोग, पूंजीवादी और साम्यवादी। तो पूंजीवादी जो गठबंधन था इसका नेता राष्ट्र था अमेरिका। इसको हम पश्चिमी गठबंधन भी कह देते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें अमेरिका तो था ही, वो तो नेता था, उसके साथ बहुत सारे यूरोप के और बहुत सारे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के देश भी थे, शामिल थे।
इसी तरीके से जो साम्यवादी गठबंधन है उसको हम पूर्वी गठबंधन भी कह देते हैं, ठीक है। और इस साम्यवादी गठबंधन का नेता राष्ट्र सोवियत संघ था। बहुत बार ये प्रश्न आया है कि विश्व जो है कौन से दो ध्रुवों में बटा था और अमेरिकी गठबंधन में कौन से देश शामिल थे, इस कोई दो देशों के नाम बताइए। तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें दो शब्दावलियाँ आ रही हैं, दो शब्द आ रहे हैं, पूंजीवाद और साम्यवाद। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आने वाले जो पाठों में बार बार ये शब्द आएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है। बात समझ आ रही है? वो कहती है कि व्यक्ति स्वतंत्र है और राज्य जो है अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। ये लाभ केंद्रित अर्थव्यवस्था की बात करती है। कहती है कि जो जितना मेहनत करे उतना उसको लाभ मिल जाए, ठीक है। तो अमेरिका, यूरोपीय देश जो है अधिकांशतः इसी के समर्थन में दिखाई देते हैं हमको। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर नहीं देती है और ये कहती है कि राज्य को अर्थव्यवस्था में नियंत्रण रखना चाहिए। इसका उद्देश्य लोक कल्याण होता है। बात समझ में आ रही है? साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करना। उसको लगता है कि समाज में कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, सबके पास समान संसाधन हो। जबकि पूंजीवाद में ये है कि आप जितनी मेहनत करें उतना कमाएं और लाभ केंद्रित है, समझो, जितना लाभ होगा उतना काम करेगा इंसान। और इस तरीके से दो साम्यवाद और पूंजीवादी आपको अवधारणाएं थोड़ी सी समझ में आई होंगी। इसका बहुत बार प्रयोग आगे वाले चैप्टर्स में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही जैसे ही दूसरा विश्व समाप्त हुआ, विश्व जो है मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों के मध्य संघर्ष भी, जो मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र जो थे इनका संघर्ष समाप्त हो गया, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन अब ये संघर्ष किसके बीच में हो गया? सोवियत संघ और अमेरिका के लिए। आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, एक दूसरी जो इसमें हेडिंग आती है वो होती है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसको जो ये क्यूबा मिसाइल संकट है, इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसी स्थिति इस समय पैदा हुई कि ऐसा लगा कि शायद तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, तीसरा परमाणु युद्ध हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति बनी, हालांकि नहीं हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ, क्या कारण रहे। तो क्यूबा मिसाइल संकट, देखो क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्यूबा क्या है। क्यूबा एक देश, क्यूबा जो है उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। द्वीप है एक छोटा सा, और ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में। और आप ये जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में उस समय कौन सी व्यवस्था थी? पूंजीवादी व्यवस्था। पढ़ा है ना आपने, अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा। लेकिन खास बात ये थी कि क्यूबा में पूंजीवादी व्यवस्था नहीं थी। क्यूबा का झुकाव किसकी तरफ था? सोवियत संघ की तरफ था। आप चित्र में देख रहे होंगे, ये सोवियत संघ है और इन दोनों को एक ही कलर से दिखाया गया है, सोवियत संघ और क्यूबा को। और उत्तरी अमेरिका का कोई भी प्रभाव हमें क्यूबा पर नहीं दिखाई देता। अब सोवियत संघ जो है क्यूबा को क्या करता है? वित्तीय सहायता देता है। और क्यूबा में भी सबसे खास बात थी कि साम्यवादी विचारधारा की सरकार थी, ठीक है। तो इसलिए क्यूबा और सोवियत संघ का एक अच्छा गठजोड़ था उस समय। तो सोवियत संघ के उस समय नेता थे एक निकिता क्रुश्चेव। ये क्या करते हैं? क्यूबा में अपना एक सैन्य अड्डा स्थापित करते हैं। और 1962 में क्रुश्चेव क्या करते हैं? अपनी परमाणु मिसाइलों को क्यूबा में तैनात करने की शुरुआत कर देते हैं। अब देखो, आप देख रहे हो कि क्यूबा में जैसे ही सोवियत संघ की मिसाइलें आएंगी तो सोवियत संघ किसके निकट हो जाएगा? आप उत्तरी अमेरिका के। अगर क्यूबा जो है सोवियत संघ का एक अड्डा बन गया तो अमेरिका से तो क्यूबा बहुत पास है, तो सोवियत संघ क्या कर सकता है? क्यूबा की सहायता से उत्तरी अमेरिका पर दबाव डाल सकता है। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद पता लगा कि सोवियत संघ कुछ इस तरीके से कर रहा है। अब अमेरिका तो महाशक्ति, सुपर पावर हुआ ना। अमेरिका इस बात को बिल्कुल नहीं सहन कर पाया कि कैसे हमारे क्षेत्र में आप अपनी सैन्य अड्डा स्थापित करोगे। तो अमेरिका क्या करता है? अपने जंगी बेड़ों को समुद्र में उतार देता है और सोवियत संघ के जहाज़ों को आगे नहीं आने देता है। तो वो स्थिति ऐसी हो गई थी कि पूरे विश्व में ऐसा लग रहा था कि अब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तीसरा विश्व युद्ध होगा और ये परमाणु युद्ध होगा। अब क्या होता है पूरे विश्व में? मतलब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि उस समय जैसी खबरें मैंने सुनी हैं, मैं सुनी सुनाई बात आपको बता रही हूँ कि रेडियो पर ये चीज़ प्रसारित होती थी कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, आप लोग अपनी तैयारी कर लें, अपने लिए खाने पीने का सामान रख लें। ऐसा रेडियो स्टेशंस पर ऐसी
आकाशवाणी उस टाइम पर हुआ करती थी 1962 में। लेकिन पूरे विश्व में एक डर का माहौल आ गया, तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन थे उन्होंने बीच बचाव किया, मध्यस्थता करी, बहुत और राष्ट्रों ने भी मध्यस्थता करी और उन्होंने सोवियत संघ को भी समझाया, अमेरिका को भी समझाया। सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें वापस क्या करी, अपने देश मंगा ली। तो जैसे ही सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें अपने देश में मंगाई, ये स्थिति काबू में आ गई, कंट्रोल में आ गई। अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़े वापस अपने देश में मंगा लिए। इतिहास में इस घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है और इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार दोनों महाशक्तियां आमने सामने थी। यदि ये संकट युद्ध का रूप ले लेता तो ये साधारण युद्ध नहीं होता। कैसा युद्ध होता, एक परमाणु युद्ध होता। बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, कई बार 1 नंबर में भी आया है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, क्यूबा कहाँ स्थित है और शीत युद्ध का चरम बिंदु किस घटना को कहा जाता है। तो वो सब हम इस टॉपिक के अंदर आ रहा है। आशा करती हूँ कि आपको दोनों टॉपिक, शीत युद्ध क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बड़ी वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कभी कभी अपलोड नहीं भी हो पाती है, एरर आती है। तो मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक वाइज कक्षा 12 के बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँगी। धन्यवाद, थैंक यू।